Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to Iqra IAS Current Affairs channel. चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूड ऑयल प्राइसेस। हमेशा इसके बारे में हम बात करते रहते हैं और आपको ये भी पता है कि पेट्रोल के प्राइसेस कैसे चल रहे हैं, ऑयल के प्राइसेस कैसे चल रहे हैं एंड उसका इम्पैक्ट अपने सेविंग्स के ऊपर, अपने इनकम के ऊपर और अपने वेरियस अदर एक्टिविटीज़ के ऊपर कितना पड़ रहा है वो तो आपको मालूम ही है, राइट। सो हम आज पढ़ने वाले हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज हो रहे हैं, उसके रीजंस क्या है, ओके, और उसका रिलेशन क्या है इन्फ्लेशन से। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इम्पैक्ट ऑफ राइज इन ऑयल प्राइसेस क्या हो सकता है, चैलेंजेस इन फिजिकल कंसोलिडेशन। और जब तक ये ऑयल प्राइसेस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, फिजिकल कंसोलिडेशन होना बहुत बहुत मुश्किल हो जा रहा है। ओके, और वे फॉरवर्ड क्या है, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। अभी देखिए, अब थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मैं क्लियर कर दूंगा आपको आज। सो क्रूड ऑयल का मतलब है ओके कच्चा तेल। कच्चा तेल तो ज़मीन में से अपन एक्सट्रैक्ट कर दें, दैट इज कॉल्ड एज क्रूड ऑयल। इसको ही फिल्टर करके हम ऑयल रिफाइनरीज को भेजते हैं। ओके, वी विल सेंड इट टू ऑयल रिफाइनरीज टू फिल्टर करने के लिए। और ऑयल रिफाइनरी जैसे लाइक मथुरा ऑयल रिफाइनरी हमारे पास है, तो ये क्रूड ऑयल जाता है मथुरा ऑयल रिफाइनरी को, वहाँ पे वो फिल्टर करके अपने को पेट्रोल और डीजल और केरोसिन, ये फर्स्ट ग्रेड ऑयल, सेकंड ग्रेड ऑयल, थर्ड ग्रेड ऑयल, ऊपर से इसके जो भी डेरिवेटिव्स होते हैं वो पूरे निकलते हैं। ये डेरिवेटिव से ग्रीस बन सकता है, ये डेरिवेटिव से लुब्रिकेंट्स बनाते हैं, ये डेरिवेटिव से ओके जो भी बचा कुचा जो भी निकलता है ना उसके वो कोक भी बोलते हैं उसको, वो भी काम में आता है, उसके भी यूजेस होते हैं। और अलॉन्ग विद दैट वैसलीन, कैंडल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बल्कि आप कभी सुने होंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नथिंग बट पेट्रोल इंडस्ट्री में जो जो भी लेफ्ट आउट वेस्ट होता है और या बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, उन सब चीज़ों से जो जो भी बनता है वी कॉल इट एज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो क्रूड ऑयल का मतलब है कच्चा तेल। ये कच्चा तेल जाता है ऑयल रिफाइनरीज में, वहां पे फिल्टर होकर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब मिलता है अपने को, राइट। अभी देखिए क्रूड ऑयल प्राइसेस जो भी है आर स्पाइकिंग। स्पाइकिंग का मतलब है इनके प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों? द बेसिक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी में कभी भी आप पढ़ो कि इन्फ्लेशन होता है, सप्लाई प्राइस राइज होता है, क्यों? व्हाट इज द आंसर फॉर दैट? आंसर इज वेरी सिंपल। जब सप्लाई कम होती है डिमांड से, देन आप देखते हैं प्राइस राइज। नथिंग बट दिस इज टेक्निकली कॉल्ड एज व्हाट, इन्फ्लेशन। ऑब्वियसली हम इन्फ्लेशन इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि एक दो या 10-15 कमोडिटी का प्राइस राइज रहा तो एज इफ इन्फ्लेशन का प्योर मीनिंग इज नॉट लाइक 10-15 कमोडिटीज का प्राइस इंक्रीज हुआ तो प्योरली वी कैन नॉट से इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जब बास्केट ऑफ कमोडिटीज जो हमारे कंज्यूमर का जो बास्केट है, जिसमें अपन कोलगेट लेते हैं, ब्रश रखते हैं, ऑयल, खाना, ओके, इसमें यहाँ पे राइस, आटा, ओके, एंड ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस, टेलीकम्युनिकेशन के चार्जेस, ये पूरे ऑलमोस्ट लाइक 500 प्लस आइटम्स है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर जो आइटम्स पे स्पेंड करता है वो प्राइसेस पूरे, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगर ये 2020-21 में ये रहा 1000 रुपये का पूरा बास्केट मिला अपने को, 2022 में ये बास्केट पूरा ओके ऑलमोस्ट लाइक 1050 रुपये में मिला, 50 रुपये बढ़ गया, राइट, 50 रुपये बढ़ गया। सो इफ दिस हैपेंस दिस इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन, क्योंकि इतने पूरे मैक्सिमम वॉट एवर आर कमोडिटीज आर देयर इन हियर, इन पूरों का प्राइस राइज होने की वजह से जो भी बास्केट में प्राइस राइज दिखता है, देन वी कॉल इट एज कलेक्टिविटी, कॉल इट एज इन्फ्लेशन। तो जनरली हम ऑयल प्राइसेस में इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन से नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? बिकॉज वो एक ही कमोडिटी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इन्फ्लेशन हम अटैच नहीं कर सकते वो वर्ड। इन्फ्लेशन हमेशा याद रखिए एक कलेक्टिव कमोडिटीज विच आर ऑलमोस्ट लाइक 500 प्लस कमोडिटीज का जब प्राइस राइज होता है, वो बास्केट का जब प्राइस राइज होता है, तभी हम इन्फ्लेशन कहते हैं। नॉट कि कभी एक कमोडिटी इंक्रीज हुआ या दो कमोडिटी इंक्रीज हुआ या 10 या 15, ऐसा नहीं होता है, राइट। सो क्रूड ऑयल प्राइसेस जब भी इंक्रीज होते हैं, ओके, सो यू हैव टू से दैट प्राइस राइज ही हुआ बोलना, इन्फ्लेशन अटैच नहीं करना, राइट। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं आप, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, दैट इज राइट। बिकॉज इसका मतलब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है का मतलब क्या है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी महंगे हो गए, और आपका फ़ोन चार्जेस भी महंगे हो गए, और पेट्रोल भी महंगा हो गया, और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये भी महंगे हो गए। तो आप ये बोल सकते हैं कि ठीक है इन्फ्लेशन इकोनॉमी में है, बट प्राइस राइज जब क्रूड ऑयल की बात करते हैं प्राइस राइज ही बोलिए। और कहीं पे भी जाइए आप, प्राइस राइज होने का एक ही कारण मैक्सिममली अटैच वन इंपॉर्टेंट रीजन होता है, दैट इज सप्लाई कम हो गई है डिमांड से, दैट इज बिकॉज ऑफ प्राइस राइज जनरली हैपेंस।
तो यहाँ पे क्या दिया गया है, क्रूड ऑयल प्राइसेस आर स्पाइकिंग। क्यों? बिकॉज सप्लाई हैज नॉट केप्ट अप विद द ग्लोबल डिमांड। ग्लोबल डिमांड जितना है क्रूड ऑयल का, वो उतना उतना सा सप्लाई कर नहीं सक रहे हैं जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, जो प्री पैंडेमिक लेवल पे जा रहा है। सबकी इकोनॉमी कहाँ पे जा रही है? प्री पैंडेमिक लेवल। तो हम अच्छे खासे थे 2020 में। जनवरी गया, फरवरी गया, सब अच्छा चल रहा था। मार्च आया, पूरा इकोनॉमी डाउन हो गई, स्लोली 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 मार्च अप्रैल में पूरी इकोनॉमी डाउन हो गई। अभी पूरे इकोनॉमी रिकवर कर रहे हैं। ये पोजीशन को हम बोलते हैं प्री पैंडेमिक लेवल। ये पोजीशन को बोलते हैं प्री पैंडेमिक लेवल। और जहां पे हमारी गिर के नीचे तक आ गई है और ऊपर 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 उठ के जब तक ये लेवल तक नहीं आएगी, हम ये पूरे पीरियड को बोलेंगे पैंडेमिक इकोनॉमी। बोल लो आप, पैंडेमिक पीरियड बोलो आप। ओके, जब हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो हम इक्वल टू प्री पैंडेमिक लेवल आ जा रहे हैं, राइट? सो एवरी कंट्री इज रिकवरिंग। तो यहाँ पे जितने बैरल डिमांड करते थे ऑयल, यहाँ पे उतने बैरल डिमांड करना शुरू हो गए हैं। बट जो प्रोड्यूस करते थे पहले, उतना क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। दैट्स वाई वी आर सीइंग व्हाट, क्रूड ऑयल प्राइस राइज। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मेन रीजन ऑफ क्रूड ऑयल प्राइस राइज क्यों है। क्योंकि सप्लाई कम हो रही है, डिमांड के हद तक सप्लाई नहीं हो रही, सो नहीं हो सक रही है। सो प्लीज याद रखिए, आप गौर से सुनिए, बी फोकस। ब्रेंट क्रूड प्राइस, ये ब्रेंट क्रूड आप याद रखिए, ये नॉर्थ सी में आपका एटलस निकाल के देखिए, आजू बाजू कंट्रीज भी देख लीजिए, एनी चैनल्स एनी स्टेट है वो भी देख लीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, नॉर्थ सी इज नथिंग बट वो यूके के पास। ओके, दिस इज अवर अटलांटिक ओशन, यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज है, यहाँ पे एक नॉर्थ सी होती है। ये नॉर्थ सी के पास जो भी कंट्रीज होते हैं ना, उनके 18 ऑयल फील्ड्स, 18 ऑयल फील्ड से वो एक ब्लेंड करके एक ऑयल बनाते हैं। वो ऑयल होता है लाइट वेट, वो पूरे 18 ऑयल फील्ड, यहाँ के जो भी कंट्रीज है, वो पूरे 18 ऑयल फील्ड से जो भी क्रूड ऑयल निकलता है, वो निकल के उसको ब्लेंड करके एक लाइट वेट क्रूड ऑयल बनाते हैं। दैट क्रूड ऑयल इज कॉल्ड एज ब्रेंट क्रूड ऑयल। और ये क्रूड ऑयल प्राइस वो जो भी फिक्स करते हैं, दैट क्रूड ऑयल प्राइस विल सर्व एज ए बेंचमार्क फॉर ऑयल प्राइसेस इन द वर्ल्ड। वन ऑफ द बेंचमार्क बनाती है ये। इनका प्राइस बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये इनके प्राइस को देख के ही दूसरे कंट्रीज भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो पूरे शुरू होते हैं। तो ये एक बेंचमार्क ऐसा काम कर सकता है। ब्रेंट क्रूड प्राइसेस आर ऑन कोर्स टू क्रॉस $100। ओके, 7464, ओके 7464 बैरल मिल रहा है अपने को। ओके, ऑलरेडी 20% इंक्रीज हो गया है 2022 में, यही 20% इंक्रीज देखने गया। क्यों? ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू मीट द एक्सपैंडेड टारगेट जो भी पोस्ट पैंडेमिक लेवल पे हम जो रिकवरीज कर रहे हैं, वी शेप रहो, यू शेप रहो, कौन सी भी हर कंट्रीज रिकवरी पे जा रही हैं, उनके जो टारगेट्स है, वो टारगेट्स उसका डिमांड सप्लाई नहीं कर सक रहे हैं ये लोग। फाइन, अभी थोड़ा पढ़ेंगे शेल कंपनीज। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? शेल कंपनीज देखिए आप, ये ऐसे कंपनीज होते हैं जहाँ पे ये जो रॉक है ना, यहाँ पे ब्राउन कलर की, ये सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं हम इसको। सेडिमेंट्री या लूज रॉक है, लूज रॉक है। और यू नो दैट वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, कब बनता आपको पता ही होगा ज्योग्राफी में। सेडिमेंट्री रॉक, हम उस रॉक को कैरेक्टरिस्टिक्स मानते हैं जो रॉक में फॉसिल फ्यूल का एम्बेडेड है। फॉसिल फ्यूल्स आर एम्बेडेड, और वहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स सबमर्ज हो गए हैं, लेयर आफ्टर लेयर, कभी प्लांट, कभी एनिमल, कभी प्लांट, ये पूरे अंदर चले गए हैं, सबमर्ज हो गए हैं, अर्थ क्रस्ट के अंदर चले गए हैं। उसके बाद में यू नो दैट नीचे मैंडल के पास हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर रहने की वजह से ये पूरे गल गए हैं, ये पूरे मेल्ट हो गए हैं, और प्लांट बनेगा कोल, और एनिमल से निकलेगा ऑयल। ओके, एनिमल से निकलेगा ऑयल। दिस इज हाउ द फॉसिल फ्यूल्स यू आर फाइंडिंग, ठीक है। ये तो चलो डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन से होता है, बट ये शेल इज अ डिफरेंट वन। यहाँ पे देखिए, ए ऑयल शेल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, माइनिंग और प्रोसेसिंग ऑफ ऑयल शेल। ये शेल क्या है? एक सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक ये ऐसा रॉक है जिसमें मिक्सचर ऑफ आपको ऑर्गेनिक केमिकल कॉम्पाउंड्स मिलते हैं, नथिंग बट लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। थोड़ा इसमें क्या है मालूम, कच्चापन मिलता है आपको। ये जो शेल रॉक्स में थोड़ा कच्चापन मिलता है, थोड़े जगह पे आपको हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं, लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स। तो वही एक्सट्रैक्ट करने को शेल गैस बोलते हैं, सॉरी शेल ऑयल बोलते हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट, द ऑयल शेल इंडस्ट्री इज द इंडस्ट्री ऑफ माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ ऑयल शेल। तो ये रॉक्स में माइनिंग करते हैं, माइनिंग करने के बाद में जो भी मिलता है मिक्सचर ऑफ लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स, वो निकाल के उनको अलग करके क्रूड ऑयल बनाते हैं। दैट इज ए ऑयल शेल इंडस्ट्री। और ये याद रखिए, ये फॉसिल फ्यूल नहीं होता,
ऑयल शेल कंपनीज फॉसिल फ्यूल नहीं, ये सेडिमेंट्री रॉक में जो भी हाइड्रोकार्बन्स उसमें एम्बेडेड होते हैं, उसमें उसके अंदर रहते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करने को ऑयल शेल कंपनी बोलते हैं, राइट। ओके फाइन। सो हम एक चीज पढ़ लिया कि क्रूड ऑयल प्राइसेस क्यों राइज हो रहे हैं, क्योंकि सप्लाई कम होगी, डिमांड पोस्ट पैंडेमिक लेवल में डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। और ब्रेंट क्रूड प्राइसेस क्या है, ये एक लाइट ब्लेंडेड क्रूड ऑयल है, ओके, जो 18 ऑयल फील्ड्स नॉर्थ सी के पास जो कंट्रीज है जिसके 18 ऑयल फील्ड्स क्या पूरा ऑयल मिला के एक मिक्सचर और ब्लेंडेड ऑयल तैयार करते हैं जिसको बोलते हैं ब्रेंट ऑयल प्राइसेस। और इसके जो प्राइस फिक्स करते हैं वो लोग, वो पूरे दुनिया में ऑयल प्राइसेस का एक बेंचमार्क, एक स्टैंडर्ड माना जाता है, ठीक है। और हम शेल कंपनीज क्या है पढ़ लिए। अभी है ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओके। पूरे कंट्रीज 13 है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, 13 कंट्रीज है। हेडक्वार्टर्स है इनका ऑस्ट्रिया वियना, हेडक्वार्टर्स है ऑस्ट्रिया वियना, ठीक है। ये एक बैरल बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज बैरल। अभी आप देखिए यहाँ पे साउथ अमेरिका में यू आर हैविंग व्हाट, वेनेजुला है, एंड ऑल्सो यू आर हैविंग व्हाट, इक्वेडर, वेनेजुला एंड इक्वेडर, रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ यहाँ पे देखिए साउथ अफ्रीका में यू आर हैविंग अंगोला, यू आर हैविंग गेबोंग, यू आर हैविंग नाइजीरिया, ओके, देन अल्जीरिया, देन लीबिया, देन इराक, इराक चलो मिडिल ईस्ट में है, यहाँ पे लोग, ओके। सो साउथ अफ्रीका में यहाँ तक की है, दिस आर व्हाट ऑल साउथ अफ्रीका, यहाँ से साउथ अफ्रीका है, राइट, या। नाउ लेट अस सी इन गल्फ कंट्रीज, गल्फ कंट्री में एक तो है इराक, देन यू आर हैविंग इराक, ईरान, कुवैत, कतर, यूएई एंड सऊदी अरेबिया, यूएई एंड सऊदी अरेबिया, ठीक है, फाइन। कांगो भी आना चाहिए, कांगो इज ए पार्ट ऑफ दिस। खतर निकल गया है, खतर निकल गया है, खतर हैज व्हाट has withdrawn from the membership, Qatar has withdrawn from the membership and instead of Qatar we have got Congo। तो पूरे मिला के 13 ही होते हैं, पूरे मिला के 13 ही होते हैं। इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। खतर और कांगो के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए, ओके फाइन। एज फार एज आई नो ये सही है, फाइन, ओके। तो ये जो पूरे कंट्रीज है ना, इनका खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और ये जो कंट्रीज है जो भी फिक्स करते हैं प्राइस, वही प्राइस पे सब खरीदना है। नथिंग बट आप समझ सकते हैं कि एक जियोपोली है। जियोपोली इज नथिंग बट व्हेन यू आर हैविंग ऑल लाइक सम ऑफ फर्म्स टुगेदर coming together and fixing the price, that is called as duopoly, okay। petroleum exporting countries, these are all and they were founded in Baghdad, Iraq, 1960 में फाउंड करे थे ये ऑर्गेनाइजेशन। और इसके 5 फाउंडिंग मेंबर्स है, एक तो है ईरान, एक तो है इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुला। दिस 1 2 3 4 5, दिस 5 कंट्रीज आर कॉल्ड एज व्हाट, फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ओपेक। एट प्रेजेंट वी आर हैविंग 13 मेंबरशिप, ये तो राइट ही है। और इनका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया, एंड व्हेन इट वाज फॉर्म इन द ईयर 1960। और एक बात इंपॉर्टेंट, और गेट दिस, ओपेक की मेंबरशिप ओपन है, ओपेक की मेंबरशिप ओपन है और इंडिया मेंबर नहीं है। इंडिया इज नॉट ए मेंबर, ऑब्वियसली हम तो पूरा इंपोर्ट ही करते, तो ओके मेंबरशिप भी अच्छा, मेंबरशिप मिलती कैसा वो बोल दिए तो आपको ये भी समझ में आ जाता कि इंडिया क्यों मेंबर नहीं बन सकता। उसका मेंबरशिप वो लोग ओपन तो है, बट दे विल गिव मेंबरशिप टू ओनली दोज कंट्रीज जो जिसका सब्सटैंशियल एक्सपोर्ट है, सब्सटैंशियल, ओके, सब्सटैंशियल एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल वो करते हैं, ओके, सब्सटैंशियल एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल अक्रॉस द वर्ल्ड वो करते हैं। अगर कोई कंट्री सब्सटैंशियल एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल करती है तो जब भी वो कंट्री को ओपेक में मेंबरशिप मिलती है। तो इंडिया में तो एक्सपोर्ट तो बात तो दूर की बात है, इंडिया में तो इंपोर्ट ज़्यादा होता है, राइट। सो इंडिया इसका मेंबर कभी बन भी नहीं सकता, ठीक है, फाइन। देन इंपॉर्टेंट है, चलो अभी हम देख लिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन ये जो लोग हैं ये सप्लाई कम कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो क्रूड ऑयल प्राइसेस आर इंक्रीजिंग। और एक इंपॉर्टेंट क्या है, ऑयल रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपन पढ़ लिए। अभी जो मेजर सप्लायर्स है जो अक्रॉस द वर्ल्ड है, दे आर ऑल्सो नॉट परफॉर्मिंग। देखो यूएस के शेल कंपनीज आर नॉट राइजिंग फास्ट इनफ, इनके सप्लाईज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं। रशिया इज़ नॉट एबल टू डिलीवर ऑन इट्स प्रोडक्शन कमिटमेंट, रशिया जितना प्रोडक्शन करता हमेशा और जितना उसको टारगेट है वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा है। और उसके जो यूक्रेन से टेंशन अभी जो चल रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए रशिया का प्रोडक्शन आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते आगे जाके भी कि वो ज़्यादा प्रोडक्शन करें, ओके। यूएस
टॉक्स विद ईरान अगर हो गए अच्छे से हो गए, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है और यूएस उसको रोकने के लिए ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट पे बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिया है, बहुत सारे। सो ईरान की सप्लाईज, ईरान जो भी है, ईरान चाहता है कि सप्लाई करूं ऑयल, बट कोई खरीद नहीं रहा है। क्यों? यूएस ने ये सैंक्शन लगाया, यूएस ने पूरे कंट्रीज को ये बोला है कि ईरान से आप कुछ मत लो, ईरान की इकोनॉमी को हमें पूरी बर्बाद करना है, क्योंकि वो लोग न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहे हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन डेवलप कर रहे हैं, तो हम उसको रुकाने के लिए सैंक्शंस लगाए हैं। अगर कोई भी मेरे अगेंस्ट गया डिसीजन, तो यूएस बोलेगा कि मैं आपसे भी बात नहीं करूंगा। तो भाई यूएस को नाराज करना किसी को भी नहीं है। तो जो ईरान के पास जो प्रोडक्शन हो रहा था, वो प्रोडक्शन अभी कम हो गया है। क्यों कम हो गया है? क्योंकि कंट्रीज ईरान के पास से ले नहीं सक रहे हैं। ओके, तो इन दोनों में एक बात हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज जकोपा। ओके, जॉइंट जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें यूएस भी है। ओके, पूरे मिला के P5+1 कंट्रीज है, P5+ कंट्रीज है। ओके, इसका भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, एक होमवर्क है, अनदर होमवर्क फॉर यू, प्लीज गिव दिस। ओके, जर्मनी तो है, फ्रांस तो है, इसमें यूएस तो है, ऑब्वियस यूके भी रहेगा। तो एक दो मैं नहीं बोला, आप वो बोल दीजिए। ओके, थोड़ा एक्सरसाइज खुद से करिए, अच्छे से याद रह जाता। ठीक है, अगर ईरान के और यूएस के जो, और डोनाल्ड ट्रंप जब डोनाल्ड ट्रंप थे, तो जब तो ईरान से कुछ बन ही नहीं रही थी, सो ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ चला नहीं। अभी जो बिडेन आ गए हैं, तो वो उनका नज़रिया कैसा है मालूम, चलो भाई बात कर लेंगे, बात अगर हो गई तो अच्छी बात है। सो ही इज इंटरेस्टेड, जो बिडेन इज इंटरेस्टेड टू टॉक टू व्हाट, ईरान। ओके, अगर इन दोनों में कुछ सुलह हो गया, तो ऑयल प्रोडक्शन दुनिया में इंक्रीज हो जाएगा और क्रूड ऑयल प्राइसेस के कम होने के चांसेस है। तो जो 3 मेजर ऑयल प्रोड्यूसर्स है, इंपॉर्टेंट सप्लायर्स है, उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी हुई है, इसलिए ऑयल अपने को महंगा मिल रहा है। ठीक है, पुटिंग प्रेशर ऑन इन्फ्लेशन, ऑब्वियसली अगर समझिए मैं एक प्रोड्यूसर हूँ। ओके, पहले मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ओके, जो भी 80 रुपये में पेट्रोल मिलता था। ओके, जब मुझे ट्रांसपोर्टेशन का 80 रुपये में पेट्रोल मिलता था, 5 किलोमीटर जाना था मुझे, 5 किलोमीटर जाना था, 80 रुपये में पेट्रोल मिलता था। लेट सपोज 400 रुपये में मैं 5 किलोमीटर चल जाता था, प्रोड्यूसर होलसेलर को दे देता था। ओके, फिर होलसेलर रिटेलर को दे देता था, उसकी मार्जिन लेके रिटेलर कंज्यूमर को दे देता था। अभी क्या हुआ, ये 400 रुपये हो गए 500 रुपये। तो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ने की वजह से ये 500 रुपये में खरीदा, फिर ये 500 रुपये में खरीदने की वजह से फिर ये 500 रुपये में खरीदा। ओके, इस वजह से क्या हो गया, कंज्यूमर को 500 रुपये में 100 रुपये में एक्स्ट्रा मिला। ओके, 100 रुपये एक्स्ट्रा मिला। तो समझिए कि इन्फ्लेशन, ये जो पूरी सप्लाई चेन है, ये सिर्फ ना कि वन प्रोडक्ट दे विल सप्लाई। देखो, राइस भी यही सप्लाई करेंगे, ओके, वीट भी यही सप्लाई करेंगे, गन्ना भी यही सप्लाई करेंगे, कॉफ़ी भी यही सप्लाई करेंगे। ओके, और कोलगेट और ये कंटेनर्स, बड़े बड़े ट्रॉलीज, लॉरीज, डीसीएम, इसमें पूरा क्या आता है, अपने पूरे गुड्स तो सप्लाई तो होना ही है। हम जो भी खरीद रहे हैं, लैपटॉप रहो, 2 व्हीलर रहो, 4 व्हीलर रहो, अपन जो कोलगेट रहो, ब्रश रहो, खाना रहो, ऑयल रहो, हर चीज़ तो सप्लाई होके आती। जब जब मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट और सप्लाई क्या है, ऑयल है। अगर ऑयल ही इंक्रीज होगा, पेट्रोल के प्राइस ही इंक्रीज हो गए, अल्टीमेटली वो प्राइस कंज्यूमर पे गिरेगा ही गिरेगा। सो इसका मतलब ऑयल प्राइस होने की वजह से, ऑयल इंक्रीज होने की वजह से, ऑयल प्राइस इंक्रीज होने की वजह से इन्फ्लेशन कैसा भी दिखता, बिकॉज ऑयल प्राइस का जो इंक्रीज अभी भी होता है, इट विल नॉट अफेक्ट ओनली वन, सिर्फ हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे इफेक्ट नहीं करता, एक इंडिविजुअल के तनख्वाह पे इफेक्ट नहीं करता, ये तो हर सप्लायर, ओके, हर प्रोड्यूसर सबको इफेक्ट करता है। तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है अपने कंट्री में। फीडिंग का मतलब है, ओके, उसको खिला रहा है। ओके, इन्फ्लेशन, ऑयल प्राइस राइज इन्फ्लेशन को खिला के और ऊंचा कर रहा है, ऐसा। Bankers of which have begun to tighten interest rate even as the third COVID wave is yet to play itself out to control money supply। और एक भी चीज़ है, सप्लाई और अपार्ट फ्रॉम सप्लाई और डिमांड। ओके, ये तो सप्लाई साइड है। सप्लाई साइड, फ्यूल के प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से ओके, इन्फ्लेशन अपने को दिख रहा है। अभी डिमांड साइड, अभी आजकल रिसेंटली आप देखिए, कल भी फरवरी 11 आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एंड ही अनाउंस व्हाट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो रेट्स रहते, पॉलिसी रेट्स, उन्होंने अनाउंस करे हैं। उसमें आप देखिए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट 4%, 3.5% है। सो आरबीआई इज एक्चुअली फॉलोइंग व्हाट, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। पैसा ज्यादा देना चाह रही है लोगों को आरबीआई, सो दैट ज्यादा हम खरीदें, ज्यादा डिमांड बढ़े, ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो और एम्प्लॉयमेंट भी जाओ। ओके, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो सके, अनएम्प्लॉयमेंट निकल जाए अपने कंट्री से। तो आरबीआई का ये अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। अकोमोडेटिव इज नथिंग बट ओके, एक ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी जिसमें पैसे, इंटरेस्ट रेट कम होते हैं। तो आरबीआई
जब से पैंडमिक हुआ इट इज गोइंग इन्फ्लेशन के कॉस्ट पे, इन्फ्लेशन हुआ तो हुआ बट मनी सप्लाई आरबीआई एक्स्ट्रा कर रही है, ओके, बिकॉज टू रिवाइवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, रिवाइवल ऑफ और जीडीपी के वजह से, ओके। अभी थोड़ा बहुत टाइट कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट, बट अब कल के न्यूज़ में तो टाइट नहीं कर रहे हैं, लूज कर दिए हैं। तो जब लूज कर दिए तो मैं, चलो मेरे पास अभी अभी क्या हुआ, एक लोन मेरे पास नहीं है, मुझे कहीं जाना था, मुझे ट्रिप पे जाना था, मैं ट्रिप पे नहीं गया, या मैं एक जगह फिर रहा था, अभी मैं दो जगह फिरना है मुझे, तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा। जब मुझे लोन मेरे पास जब आएगा तो ऑब्वियसली मेरा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, मेरे पास एक्सेस पैसे आए तो मैं एक जगह बैठूंगा नहीं। देखिए इकोनॉमी में हमेशा रेशनल कस्टमर होता है, कंज्यूमर इज रेशनल, इट मीन्स व्हाट, अगर आपके पास बहुत पैसे होते हैं आप बहुत खर्च करते हैं, अगर आप ज्वेलरी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप और चार जगह फिरते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज व्हाट, रैशनल कस्टमर। तो जनरली ओके, जब आप बहुत सारे लोगों के पास कम रेट में इंटरेस्ट रेट जब मिलेगा, ओके, और लोन के प्राइसेस कम हो गए, व्हीकल लोन के प्राइसेस कम हो गए, और नए नए गाड़ी खरीदेंगे, और नए नए गाड़ियाँ खरीदेंगे, टू व्हीलर खरीदेंगे, फोर व्हीलर खरीदेंगे, और ज़्यादा फिरेंगे, तो ऑब्वियसली नए गाड़ियों को नया और ज़्यादा फिरने के लिए आपको फिर से फ्यूल होना पड़ेगा, फिर से पेट्रोल होना पड़ेगा, फिर वो फिर से पेट्रोल होना, फिर से सप्लाई होना पड़ेगा, फिर सप्लाई तो उतनी हो रही नहीं ग्लोबल में, ओके, उतनी सप्लाईज कर नहीं रहे रशिया, ईरान और यूएस। तो फिर आप देख सकते हैं ये मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से, मॉनेटरी पॉलिसी के कम रेट होने की वजह से आपको इन्फ्लेशन आगे भी देखने को मिलेगा, ओके, बिकॉज ऑफ प्राइस राइज। ग्लोबल क्रेडिट ड्रेनेज, ग्लोबल क्रेडिट ड्रेनेज इज नथिंग बट पैसा ऐसा बहा दे रहे हैं पैसे, ओके, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए ग्लोबल वर्ल्ड दी वेरियस कंट्रीज अपने जैसे मॉनेटरी पॉलिसी के रेट जैसा कम रखे हैं, इस तरीके से पूरे कंट्रीज में क्रेडिट ऐसा फ्लो हो रहा है, ओके, बहुत सारा पैसा पब्लिक को दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि हर कंट्री में, ओके, पेट्रोल के प्राइसेस, क्रूड ऑयल प्राइसेस के कैसे भी सप्लाई, डिमांड ज़्यादा होने वाली है, डिमांड और सप्लाई उतनी है नहीं, तो आपको दिखेगा इन्फ्लेशन, ओके। कंजम्पशन और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड आर येट टू रिकवर फ्रॉम प्री पैंडेमिक लेवल। अभी देखिए जो हम प्री पैंडेमिक लेवल में जितना कंज्यूम कर रहे थे, मार्च 2020 से पहले जितना अपन खाते थे, जितना प्राइवेट मैं जितना इन्वेस्ट करता था, वो हम अभी तक प्रॉपर वे में इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन करना शुरू नहीं करें, क्योंकि पहले हम जितने मूवीज जाते थे, ओके, अब हम उतने मूवीज वैसे भी नहीं जा रहे, पहले हम जितना फिरते थे अभी तक हम वैसा फिरना भी शुरू नहीं करें। तो जब हम जैसे लोग, आप और मैं, जब एक्चुअली में प्री पैंडेमिक लेवल में जैसे रहते थे वैसे रहना शुरू करें, तो हम फिर से ज़्यादा डिमांड करेंगे अपने फ्यूल का, तो फिर से आपको देखा जाएगा कि फिर ये इन्फ्लेशन विल, प्राइस ऑयल प्राइसेस विल फीड व्हाट, इन्फ्लेशन, और पूरी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन दिखेगा। सो डेफिनेटली क्रूड ऑयल प्राइसेस आर गोइंग टू इम्पैक्ट इन्फ्लेशन इन डिफरेंट वेज, ठीक है। रिटेल इन्फ्लेशन अपर लिमिट ऑफ पॉलिसी बैंड में चले गया है। रिटेल इन्फ्लेशन जैसे कि उर्जित पटेल कमेटी इनको एक टास्क दिए थे, टास्क क्या था कि इन्फ्लेशन का एक बैंड दीजिए, सेफर बैंड एंड डेंजरस बैंड, ओके, और वो परसेंटेज बैंड दीजिए, और इन्फ्लेशन उसमें ही खेलना अच्छा है, अगर उसके कम उससे ज़्यादा हो गया तो इकोनॉमी में प्रॉब्लम हो जाती है। तो उर्जित पटेल कमेटी बोले ठीक है सर, 2 से 6% ये बैंड है, 4% इज अ वेरी गुड बैंड, यहाँ पे आप इन्फ्लेशन रखें तो आप कंज्यूमर को भी फायदा होगा, और यहाँ पे इन्वेस्टर्स को, प्रोड्यूसर को भी फायदा होगा, राइट। तो उनको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मिलेगा, इनको थोड़ा बहुत इनके इनकम, इन राइज ऑफ इनकम लेवल के बराबर होगा, सो प्रॉब्लम नहीं है। 4%, ओके, 2% विल हार्म इन्वेस्टर इंटरेस्ट, ओके, 6% से यहाँ पे जैसा जैसा जाता कंज्यूमर के ऊपर वैसा वैसा इम्पैक्ट पड़ते रहता। तो ऑलरेडी हम ये बैंड क्रॉस कर चुके हैं, दिस इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन टारगेटिंग, हम इन्फ्लेशन को टारगेट कर रहे हैं 2 से 6 के बीच में रहो, बट ये हो ऑलरेडी हम क्रॉस कर चुके हैं। होलसेल इन्फ्लेशन डबल डिजिट में चले गया है, होलसेल इन्फ्लेशन डबल डिजिट में चले गया है। सो यू कैन अंडरस्टैंड, कंज्यूमर को जब आ रहा है प्रोडक्ट, ओके, बिकॉज ऑफ इंक्रीज फ्यूल प्राइसेज, बिकॉज ऑफ इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन सप्लाईज की वजह से, ओके, कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 6% क्रॉस कर चुका है, और होलसेलर का जो भी है वो 12% क्रॉस कर चुका है, डबल डिजिट में चले गया है, 10 से ऊपर चले गया है। सो आप समझ सकते हैं कि इन्फ्लेशन ऑलरेडी दिख रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट, ऑयल प्राइसेस। अभी फिजिकल कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, जब रेवेन्यूज आर लेस देन एक्सपेंडिचर, हम इसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। ये इकोनॉमी के लिए हार्मफुल है, ये गवर्नमेंट के लिए भी हार्मफुल है, ओके, दिस इज नॉट राइट, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करना है, रेवेन्यूज शुड बी इक्वल टू एक्सपेंडिचर, यहाँ पे 3 लेस देन है ना, एटलीस्ट 2 लेस देन पे आना है, ओके, आफ्टर सम टाइम 1 लेस देन पे आना है। सो दिस प्रोसेस, इफ गवर्नमेंट गो फ्रॉम 3 लेस देन टू 2 लेस देन टू 1 लेस देन और इक्वल, देन वी कॉल दिस सिचुएशन एज फिजिकल कंसोलिडेशन,
ओके, फिस्कल कंसोलिडेट मतलब क्या है, रेवेन्यूज जितने हैं उतने इक्वल एक्सपेंडिचर्स करो। बट ऑयल प्राइसेस जब इंक्रीज होते रहे हैं तो गवर्नमेंट और सब्सिडी देना शुरू करेगी। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट 5 रुपए कम करेंगे, 5 रुपए कम करेंगे, तो इट विल इंपैक्ट अगेन ऑन एक्सचेकर, इट विल इंपैक्ट अगेन ऑन एक्सचेकर, राइट और रॉन्ग। तो ये आप समझ सकते हैं कि जब भी ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होते हैं एक्सचेकर के ऊपर बहुत ज़्यादा, वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी के ऊपर ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। जब ट्रेजरी के ऊपर ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा तो फिर ऑब्वियसली जो फिस्कल कंसोलिडेशन का अपना जो टारगेट था वो तो कभी पूरा नहीं होगा, फिर वो बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। बिकॉज जब चीज़ें अपने एफोर्डेबल की लिमिट से बाहर चले जाती है तो पुअर पीपल एफोर्ड नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ऑयल प्राइस राइज, ट्रांसपोर्टेशन प्राइस इंक्रीज होने की वजह से। अगर आपको 50 रुपए का 1 kg ऑफ राइस 50 रुपए आने की वजह से 70 रुपए अगर आना शुरू हो गया तो पुअर पीपल एफोर्ड नहीं कर सकेगा। सो गवर्नमेंट क्या करेंगी, फिर वो 20 रुपए गवर्नमेंट बेर करेंगी। पुअर पीपल का उतनी तनख्वाह ही नहीं है तो 70 रुपए में वो खरीद नहीं सकेगा महीने भर, ठीक है, और या दिन भर वो बस भी नहीं होगा बिकॉज दूसरे भी आइटम्स लेना है उसको, राइट और रॉन्ग। तो गवर्नमेंट जितना ये इन्फ्लेशन आएगा, इन्फ्लेशन को दबाने के लिए, इन्फ्लेशन को रेंज में लाने, जब तक रेंज में नहीं आता गवर्नमेंट सब्सिडीज इंसेंटिव्स गवर्नमेंट बेयर करती है पुअर पीपल के ऊपर एक्सपेंडिचर्स। ओके, सो ये ऑयल प्राइस होने की वजह से गवर्नमेंट के ट्रेजरी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट जो कंसोलिडेट करना चाह रहे उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। सो अभी क्या है वे फॉरवर्ड में आप समझ गए रिलेशन बिटवीन ऑयल प्राइस राइज, इन्फ्लेशन एंड फिस्कल कंसोलिडेशन। अभी क्या है, गवर्नमेंट शुड ऑर्डरली एग्जिट फ्रॉम लूज मॉनेटरी पॉलिसी। जो इंटरेस्ट रेट कम रखे मॉनेटरी पॉलिसी में, जिससे डिमांड बढ़ रहा है, पहली बात गवर्नमेंट उसको स्लोली इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू करना, विच इज नॉट हैपन। ओके, और स्टेबल ऑयल फ्यूल प्राइसेस अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत जरूरी है। स्टेबल फ्यूल प्राइसेस अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत जरूरी है बिकॉज गवर्नमेंट को एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी मिलेगी कि कैसा फिस्कल कंसोलिडेशन करना है। अगर स्टेबल प्राइसेस नहीं है, कभी 80 रुपए, कभी 100 रुपए, कभी 110 रुपए, कभी कभी 95 रुपीज़, अगर इस तरीके से अगर प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहे तो गवर्नमेंट कभी भी फिस्कल कंसोलिडेशन नहीं कर सकती, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलेगा कि क्या होने वाला है। इतना वॉलेटिलिटी रहने के बाद में मार्केट में गवर्नमेंट कैन नॉट मेक ए प्रॉपर स्ट्रैटेजी एंड गवर्नमेंट कैन नॉट अटेन व्हाट, फिस्कल कंसोलिडेशन। सो ये बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम आई एम एक्सपेक्टिंग द मेन ये ईयर आने वाला है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस बहुत बड़ा इशू हो गया अपने पास, ठीक है। 130 120 रुपए हम शेल आउट कर रहे हैं, तो दैट्स नॉट ए स्मॉल थिंग। तो डेफिनेटली आपको ऑयल प्राइसेस, उसका रिलेशन विद इन्फ्लेशन, उसका रिलेशन विद इंपैक्ट्स ऑन आवर इनकम, इंपैक्ट्स ऑन आवर सेविंग और फिस्कल कंसोलिडेशन के ऊपर पक्का पूछेंगे। एक एनालाइज, क्रिटिकल एनालाइज करो बोल के डेफिनेटली पूछेंगे। सो यू हैव टू राइट ऑल ऑफ दिस व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड एंड योर आंसर इज डन। ओके, थैंक्स लॉट फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।